हम चर्चा कर रहे थे रीट के पाठ्यक्रम पर और रीट में हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम, जिसके हमने दो पार्ट किए थे। पहला पार्ट था हिंदी व्याकरण और दूसरा पार्ट है शिक्षण विधियां। तो हिंदी व्याकरण पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमें शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। इसकी भी 3 यूनिट है, ये भी 15 अंक का है। तो इसमें 3 इकाई हिंदी व्याकरण में और 3 इकाई शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो इसमें देखिए, आज हम चौथी इकाई है उस पर चर्चा करेंगे। इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण विधियां। इसमें हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु सभी विधियों को समाहित किया गया है। हम मोटे रूप से हिंदी पढ़ाने की 2 प्रकार की शिक्षण विधियों को शामिल कर सकते हैं, यानी इसके हम 2 पार्ट कर सकते हैं। एक तो प्राचीन शिक्षण विधियां, दूसरा अर्वाचीन यानी आधुनिक शिक्षण विधियां। प्राचीन शिक्षण विधियों में अनुकरण शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इस पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है आज डेट में। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि भी है और एक प्रविधि। ऐसे ही कंठस्थ विधि, अभ्यास या पाठ्य पुस्तक विधि, जो प्राचीन काल में आश्रमों में गुरु पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ये प्राचीन शिक्षण विधियां हैं। इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। ये व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, ये सारे के सारे हम आगे शिक्षण विधियों में पढ़ते रहेंगे। और दूसरा भाग देखिए, अर्वाचीन विधि। अर्वाचीन यानी आधुनिक शिक्षण विधियां। आधुनिक शिक्षण विधियों में सबसे पहले देखिए खेल विधि। खेल विधि में भी आपको यानी भिन्न भिन्न किताबों में इसका उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार से मिलेगा कि खेल विधि का आविष्कारक कौन है। तो जैसे कुछ है उपमोदय है, तो ये सही है। खेल विधि का कॉन्सेप्ट है वो उपमोदय नहीं दिया था, लेकिन शिक्षा जगत में यानी शिक्षण में और एक खेल विधि का आविष्कार सबसे पहले किंडरगार्टन विधि के रूप में फ्रोबेल ने किया था, इसलिए आविष्कारक फ्रोबेल रहेंगे। अब इसमें खेल विधियां हैं, इनको हमें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वास्तविक खेल, खेलों के माध्यम से शिक्षण जिन विधियों में करवाया जाता है वो खेल विधियां हैं, यानी वो वास्तव में खेल विधि है। और एक है वो जिनमें खेल तो नहीं होते, वास्तविक खेल नहीं होते, लेकिन खेल भावना प्रधान होती है। तो खेल विधि में किंडरगार्टन जो फ्रोबेल की विधि है। ये दूसरी विधि देखिए मॉन्टेसरी विधि। ऐसे ही मॉन्टेसरी का पूरा नाम भी पूछा हुआ एक बार, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली की थी। इसी प्रकार से खेल भावना पर आधारित विधियां, वो मुख्य रूप से 2, डाल्टन विधि और प्रायोजना विधि। इसके अलावा खेल विधि से संबंधित शिक्षण विधियां हैं, जिनमें ये देखो बेसिक शिक्षा प्रणाली, जो महात्मा गांधी ने और भारत के शिक्षा के लिए इसको उपयुक्त माना, और ये 1937 में उन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसका सुझाव दिया। ऐसे ही सहसंबंध विधि यानी कोरिलेशन मेथड, पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड, अभिक्रमित अनुदेशन, भाषा प्रयोगशाला आदि ये शिक्षण विधियां हैं, वो आधुनिक है। इन पर प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछ सकते हैं, यानी ये प्रश्न 2-3 प्रश्न है वो इसमें से आ सकते हैं। जैसे किंडरगार्टन विधि है, उसका दूसरा नाम बालोद्यान विधि। मॉन्टेसरी विधि का भी दूसरा नाम प्रश्न पूछा हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, शास्त्रीय विधि। ऐसे ही जो है वो इसमें डाल्टन विधि का आविष्कारक कौन है, प्रायोजना विधि का आविष्कारक कौन है। तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, इसमें मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं,
क्षितिज सहसंबंध और लंबीय सहसंबंध। पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति में क्या होता है, शिक्षक का कितना रोल है, ये सब प्रश्न है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रकार यानी 5 प्रकार, पदों के आधार पर 3 प्रकार, भाषा प्रयोगशाला विधि उसका सिस्टम क्या है, तो ये प्रश्न शिक्षण विधियों के बारे में पूछे जा चुके हैं। लेकिन शिक्षण विधि के रूप में दूसरा पार्ट भी हम इसमें अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हिंदी द्वितीय भाषा या अन्य भाषा के रूप में किस या किन पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाई जाती है, यानी जहां पर हिंदी प्रथम भाषा के रूप में नहीं है, मातृभाषा नहीं है, वहां यानी इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो अपना है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे, और एक दूसरा है अहिंदी भाषी क्षेत्र। तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी द्वितीय या अन्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, यानी वहां शिक्षण विधियां हैं वो यहाँ से कुछ अलग होगी। तो उसमें आप देखिए कि वैसे ये क्या है कि यहाँ जैसे इंग्लिश जिन विधियों के माध्यम से पढ़ाई जाती है वो यहाँ पर है, और ये सारी अंग्रेजी की विधियां हैं। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम में पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका, जैसे R-TET में ये प्रश्न पूछा है व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम इसको भंडारकर विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले भंडारकर ने व्याकरण अनुवाद विधि का संस्कृत में प्रयोग किया था। इसी प्रकार से दूसरा देखिए प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो ये दोनों शिक्षण विधियां द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने की विधियां हैं। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए एक तीसरी विधि इसमें और अपनाई गई, वो है द्विभाषा पद्धति यानी बाइलिंगुअल मेथड। तो ये बेसिक रूप से 3 होगी। 3 में व्याकरण अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड, या जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, जिसमें अन्य भाषा का या मातृभाषा का सहयोगी नहीं लिया जाता, और दोनों विधियों के दोषों को दूर करने के लिए द्विभाषा पद्धति यानी बाइलिंगुअल मेथड, जो कि CJ डॉटसन ने ये पद्धति दी थी। तो इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, द्विभाषा पद्धति में इनको कॉम्बिनेशन बना करके हमें पढ़ना है। जैसे मातृभाषा का प्रयोग, तो व्याकरण अनुवाद विधि है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग शब्द से किया जाता है, यानी अत्यधिक प्रयोग मातृभाषा का, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन इन ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा देखिए प्रत्यक्ष विधि, ये डायरेक्ट मेथड, इसमें मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, यानी मदर टंग इज टोटली बैंड और प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार से द्विभाषा पद्धति, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वहां होगा जहां आवश्यक है, यानी मदर टंग इज यूज्ड वेयर इट इज नेसेसरी। तो इस प्रकार से ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसमें कौन सी विधि सबसे अधिक मितव्ययी है, इस तरह के प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं, पूछते हैं। ऐसे ही भाषा संसर्ग विधि, ये भी द्वितीय भाषा सीखने की अच्छी विधि है। वैसे मूल रूप से ये व्याकरण विधि है, यानी व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। भाषा संसर्ग विधि और कुछ नहीं है बल्कि कॉन्टेक्ट मेथड है, लेकिन ये क्लासरूम मेथड नहीं हो सकता, ये बहुत ही सहज है, स्वाभाविक है। ऐसी एक विधि है सैनिक विधि, यानी दूसरी भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम कोई भी भाषा है वो द्वितीय भाषा के रूप में जल्दी सीखना चाहिए तो आर्मी मेथड का प्रयोग किया जाता है, सैनिक विधि। क्योंकि अमेरिका ने इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सैनिकों को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको सैनिक विधि के नाम से जाना जाने लगा। तो ये द्वितीय भाषा के रूप में या अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां हैं। यहाँ एक प्रश्न सीधा ही इन पर बन सकता है कि द्वितीय भाषा या अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधि है या नहीं है। तो हमें ये
5-6 नाम, यानी 5 नाम जो हैं वो ध्यान में रखें। इसके अलावा देखो जो विधाएं हैं उनके आधार पर शिक्षण विधियां भी अलग अलग हैं। जैसे गद्य पढ़ाने के लिए अलग है, कविता पढ़ाने के लिए अलग है, व्याकरण पढ़ाने के लिए अलग है, नाटक पढ़ाने के लिए अलग है। तो इसमें मुख्य रूप से गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण, इनकी विधियां, इन पर प्रश्न पूछते रहते हैं। तो गद्य शिक्षण विधियां, हमें इसे कोई मतलब नहीं है कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य धातु से बनाया है, इसका अर्थ क्या है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि शिक्षण विधियां सिलेबस में। तो इसमें अर्थ कथन विधि, यानी इसमें शिक्षक है वो कोई भी कठिन शब्द है उसका अर्थ बताते हुए वाचन करता रहता है, और इसमें विद्यार्थी और इसलिए श्रोता बने रहते हैं। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थ कथन विधि को अर्थबोध विधि कहते हैं। ऐसे ही व्याख्या विधि, इसमें व्याख्या कर दी जाती है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि के माध्यम से, कोई उदाहरण उनके द्वारा। फिर है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि है वो मुख्य रूप से खंडान्वयन विधि में ही काम में ली जाती है, कि कोई भी गद्यांश है, यानी उसका कोई भी पाठ है वो अगर लंबा है तो उसको टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, यानी खंडों में, और उसके आधार पर उस खंड में, यानी खंड है, खंड में प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। इसके बाद देखो पद्य शिक्षण यानी कविता शिक्षण। कविता शिक्षण विधि, क्योंकि हमारा जो शिक्षणों का या शिक्षण विधियों का जो काम है वो केवल और किसके कक्षा 8 तक है। तो 8 तक है, उसमें कक्षा 1 से 5 L1, कक्षा 6 से 8 L2। यहाँ शिक्षण विधियों में कोई अंतर नहीं किया गया, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें एक ये जैसे गीत प्रणाली, यानी कविता को गाकर पढ़ाना। जैसे कविता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो या तो गीत पसंद करते हैं, या अभिनय पसंद करते हैं, या कहानियों, या नाटक, या खेल, इसलिए ये जितनी भी विधियां हैं वो बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां कही गई है। तो इसमें गीत प्रणाली, गीत प्रणाली में जैसे कोई भी चीज है उसको गा करके पढ़ाना, और गा करके पढ़ाएंगे। तो गीत प्रणाली में हम देखेंगे कि जैसे आप बाल गीत है या शिशु गीत है, तो इसमें यहाँ बाल गीत कहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो बाल गीत के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गीत प्रणाली में एक देखिए आप, जैसे छोटा सा एक गीत है लल्ला लल्ला लोरी, तो इसको एक तो जैसे कोई भी बहन जी या कोई भी टीचर है वो उसको गा करके पढ़ाएगा, तब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जैसे एक पंक्ति देखिए, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा मुन्नी करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। तो ये गीत प्रणाली है। ऐसे इसी गीत को और अभिनय करके बता दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, अभिनय प्रणाली। लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग नहीं ले सकते, ये दोनों मिलकर के ही गीताभिनय प्रणाली, यानी गीत और अभिनय, ये श्रेष्ठ प्रणाली कहलाती है। यानी प्रारंभिक स्तर पर पद्य शिक्षण की या कविता शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है वो गीताभिनय विधि है। यहां भी हमें विकल्प ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे ये अलग अलग दे दिया, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थबोध, व्याख्या प्रणाली, तो हम 1 नंबर पर कौन सा करेंगे, गीत प्रणाली, क्योंकि गीत में अभिनय अपने आप हो जाता है। दूसरा है कि अगर ये न दे करके एक विकल्प ये दे दिया गीताभिनय प्रणाली, तब उत्तर कौन सा होगा, गीताभिनय प्रणाली। ऐसे ही अर्थबोध विधि, अर्थबोध में कविता का अर्थ बताया जाता है। छोटे बच्चों के लिए नादात्मक कविताएं हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, और उनमें अर्थ का ज्यादा महत्व छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। तो ये विधि है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा काम की नहीं है, हालांकि उच्च माध्यमिक स्तर पर इसको काम में लिया जाता है। ऐसी ही व्याख्या विधि, इसमें व्याख्या करके पढ़ाते हैं। व्यास विधि, व्यास जी की तरह यानी कथावाचक की तरह पढ़ाते हैं।
कुछ है ना वो जैसे तुलना करके, यानी समान या असमान कविताओं की तुलना करके पढ़ाया जाता है। समीक्षा विधि ये उच्च कक्षाओं के लिए है। खंडान्वयन विधि है वो कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कविता को खंडों में बांटकर पढ़ाना उचित नहीं है। लेकिन ये विधि है वो इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। रसास्वादन विधि, रसास्वादन विधि है उसकी एक विशेषता है कि इसमें कविता है उसके रस पर अधिक, रसानुभूति पर अधिक महत्व दिया गया है। इसमें अर्थ का या व्याख्या का ज्यादा महत्व नहीं होता। और इसके बाद में जैसे व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण में प्रमुख रूप से तो दो ही विधियां मानी गई है, आगमन विधि और निगमन विधि, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। निगमन विधि इसको सुगा विधि भी कहते हैं। सुगा मानी सुख, सुआ, यानी इस पर रटने पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे सुगा विधि कहते हैं। दोनों के गुण दोष से दोनों में अंतर, ये किन किन सिद्धांतों पर आधारित हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्र इनमें काम में लिए जाते हैं। आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक या रुचिकर विधि क्यों है। निगमन विधि है वो प्रारंभिक स्तर पर, यानी कक्षा 8 तक अच्छी क्यों नहीं मानी जाती। तो ये हमें इसमें पढ़ना है। फिर व्याकरण की भाषा संसर्ग विधि, यानी इसमें हमें जो ख्याति प्राप्त लेखक हैं उनकी कृतियां पढ़ करके उनके कॉन्टेक्ट में आकर के भी भाषा का शुद्ध रूप सीख सकते हैं। तो इसलिए ये भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। फिर देखो रचना शिक्षण विधि। रचना दो प्रकार की होती है, लिखित रचना और मौखिक रचना। यहाँ हमारा तात्पर्य ज्यादातर है वो लिखित रचना से, यानी बच्चे को रचना करनी कैसे सिखाएं, यानी उसको निबंध लिखना कैसे सिखाएं, पत्र लेखन कैसे सिखाएं, कहानी लेखन कैसे सिखाएं। तो इसमें देखो प्रश्नोत्तर विधि, एक सीक्वेंस के रूप में क्रमबद्ध रूप से प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके उत्तरों के माध्यम से रचना बनवाई जाती है। चित्र वर्णन, यानी चित्र दिया हुआ होता है उसका वर्णन करके वो इसमें रचना करना सीखता है। उद्बोधन विधि, बच्चे को रचना करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रबोधन विधि, उसको संसाधन जुटा दिए जाते हैं, पत्रिकाएं अखबार जो भी है, और उसके बाद में लिखने के लिए कहा जाता है। शब्द प्रदान विधि, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर उसको रचना करनी होती है। भाषायंत्र प्रणाली, यानी भाषायंत्र प्रणाली ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, इनके माध्यम से रचना करना सिखाना, तो ये रचना शिक्षण है। ऐसे ही नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण में भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। हालांकि नाटक शिक्षण है वो 8वीं कक्षा तक के ज्यादा मान्य नहीं है, ज्यादा इसके पाठ नहीं होते, लेकिन फिर भी व्याख्या विधि, इसमें तो ये व्याख्या विधि है तो सब में मिलती है। व्याकरण शिक्षण को छोड़ दो, आप रचना को छोड़ दो, बाकी गद्य में भी है, पद्य में भी है, अन्य जितने भी विधाएं उनमें ही आएगी। ऐसी इसमें नाटक शिक्षण में देखो आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि में शिक्षक स्वयं सभी जो भूमिकाएं हैं वो करते हुए फिर शिक्षण करवाता है। और एक प्रयोग विधि, प्रयोग विधि इसके हम दो बार कर सकते हैं। एक तो छात्रों द्वारा अभिनय करवाना क्लास में, यानी कक्षा कक्ष में, इसलिए वो कक्षा अभिनय विधि होगी। और दूसरा है ना वो वास्तविक रंगमंच बना करके फिर नाटक का मंचन करवाकर फिर शिक्षण करवाना, लेकिन ये संभव नहीं है। रंगमंच वाला है वो काफी कॉस्टली पड़ता है, मितव्ययी नहीं है। तो इस प्रकार से और शिक्षण विधियों में हम विधाओं के आधार पर अलग अलग शिक्षण विधियां हैं वो हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये काफी बड़ा चैप्टर इसमें है। विधाओं के बाद में देखिए कि हमारे जो कौशल हैं, 4 कौशल हैं, उनमें से 2 कौशलों की शिक्षण विधियां हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो पठन या वाचन शिक्षण, दूसरा लेखन शिक्षण। तो इसमें पठन या वाचन शिक्षण विधियों में देखिए अक्षर बोध विधि, इसमें एक एक अक्षर व्यंजन या स्वर के रूप में पढ़ना सिखाया जाता है, वाचन करना सिखाया जाता है।
चित्र विधि, चित्र दिए होते हैं, उनके नीचे शब्द लिखे हुए हैं, उनके माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता है। फिर वाक्य विधि, यानी पूरे वाक्य के रूप में पढ़ना सिखाया जाता है। ये वाक्य विधि है, वही श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। लेकिन जो लोकप्रिय विधि है वो चित्र विधि है, पिक्चर मेथड। ऐसे ही लेखन शिक्षण विधियां, लेखन शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि, यानी अध्यापक लिखता है या किताब में देखकर अनुकरण करके बच्चा लिखना सीखता है। मांडेश्वरी विधि, ये अच्छी विधि मानी जाती है लेखन शिक्षण की। इसमें गत्ते या प्लास्टिक के अक्षर बने होते हैं, उन पर उंगली फिरा करके लिखना सिखाया जाता है। ऐसे ही जैकोटोट विधि और पेस्टालोजी विधि, ये दो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके द्वारा लेखन शिक्षण की विधियां दी गई हैं। जैकोटोट विधि में पूरा वाक्य लिखकर लिखना सिखाया जाता है। पेस्टोलॉजी विधि में कोई भी अक्षर है उसको खंडों में बांटकर, टुकड़ों में बांटकर लिखना सिखाया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। हम केवल यहाँ पर पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण विधियां पढ़ नहीं रहे, क्योंकि इनको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ता है। तो चौथी इकाई को हमने 3 पार्ट्स या 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट पार्ट अपना पूरा हुआ। अब देखिए सेकंड पार्ट में भाषा शिक्षण के उपागम। ये भिन्न भिन्न किताबों में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न को पूछा हुआ, एक प्रश्न पूछते ही है। तो इसमें मुख्य रूप से तो ये 5 उपागम, हर्बर्ट उपागम, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं, 5 पद कौन से होते हैं ये सारा हमें देखना है। ऐसे ही मूल्यांकन उपागम, ये ब्लूम की त्रिपदी। ऐसे ही ये इकाई उपागम है वो मोरिसन, यानी मोरिसन का इकाई उपागम। ऐसे ही जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम। और 5वां है एनसीईआरटी उपागम। एनसीईआरटी उपागम है, इसमें भी ये भी जो है वो 3 पार्ट, इसके भी क्या है कि 3 पद माने गए, अदा, प्रक्रिया और प्रथा। इस प्रकार से भाषिक तत्वों के आधार पर भी 2 उपागम माने गए हैं। एक पाठ संसर्ग उपागम, एक रचना शिक्षण उपागम। ऐसे ही स्वरूप की दृष्टि से 2 प्रकार के उपागम माने जा सकते हैं, जैसे व्यापक उपागम और सूक्ष्म उपागम। ऐसे ही तीसरा है वो देशों के आधार पर भी, जिनको आयाम भी कहा गया है, वो भी माने गए हैं, जैसे अमेरिकन आयाम, ऐसे ही ब्रिटिश आयाम, और तीसरा भारतीय आयाम। तो ये अलग अलग उपागम में हमें इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये उपागम से संबंधित है। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट, भाषा दक्षता का विकास, ये थर्ड पार्ट है। भाषा कौशलों से संबंधित अपेक्षित दक्षताएं। तो आपको ये देखना है कि क्योंकि भाषाई कौशलों का विकास दक्षताओं के आधार पर ही होता है, तो दक्षताएं हैं वो 9 मानी गई है। 9 में से 4 तो ये कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा विचार बोधन है, व्यावहारिक व्याकरण है, शब्दाधिगम है, शब्द भंडार में वृद्धि है। इस प्रकार से ये 9 दक्षताएं हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 4 कौशल है इनके बारे में अलग यूनिट है, जैसे इससे अगली वाली यूनिट है वो भाषाई कौशलों का विकास, तो ये हम अलग से लें। और इसमें देखो दक्षताएं हैं, इन पर प्रश्न अलग अलग प्रकार से आता है, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं के लिए दक्षताएं हैं वो अलग अलग होती है। जैसे पहली क्लास का बच्चा है, उसकी पढ़ने की जो दक्षता है वो 5वीं कक्षा के बच्चे से बिल्कुल भिन्न होगी। तो इसमें दक्षताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। दक्षताओं में पहले भी 2004 की एग्जाम में आरपीएससी 3rd ग्रेड में दक्षताओं पर प्रश्न पूछा गया है, यानी कौशल, दक्षता और कक्षा, इन तीनों में क्रम क्या होता है इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कक्षा 3 के लिए दूसरा कौशल, दक्षता प्रथम, इनका क्रम क्या होगा, तो ये सब बातें हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये चौथी इकाई थी और ये पूरा है वो 5 अंक का है, लेकिन पूरा शिक्षण विधियों का ये सबसे बड़ी इकाई है। इसमें प्रश्नों की बाध्यता नहीं है, बल्कि इसमें से प्रश्न वो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो
ये इकाई 4 है। अपने इसमें अगले वीडियो में हमें इकाई 5 और 6 पर चर्चा करेंगे।